99% आटा साटा की शादियां करते थे। उसका भी बहुत विरोध किया हमने, बहुत देर बंद करो, ये कुरीतियां बंद करो। उसको ले जाते थे जलाने के लिए, मौत तो होती थी बंदा धर्मपुरारियां जी, और उस लाश को पुष्कुल में जाकर दाग देती थी। बंद कराया मैंने विरोध करके। बढ़ती बोझ के बारे में क्या करना चाहिए? बढ़ती बोझ में भी बहुत कम हो गया। बढ़ती बोझ में कोई परिवार देता है तब भी अब लोगों ने मन से ही सुरुचि इस बढ़ती बोझ में खाने पीने में कम कर दिया, जाते ही नहीं जी। अब ये चूड़ियों का ये लगने भावना पहले अपने खेम थे, कुछ नहीं थे, फिजूल खर्ची है। चूड़ियों में 50,000 लाख रुपया खर्च कर रहा, कपड़े, पेरावनी, चराचरी का भेवड़ा, दुनिया भर का ड्रामा खर्चा। तो इसके इलाज में, इसकी दवाई दारू में, इसके खाने पीने में लगा। चूड़िया भरावा चल जाए, बाजा वो ले जा रहे थे कांकड़ो। बेटी को तो खड़ी होने की हैसियत नहीं है और लाख रुपए चूड़े में खर्च कर रहे हैं। सम्मान सब करते थे मेरा, चाहे कांग्रेस का नेता हो या बीजेपी का नेता हो। मैंने कभी कमजोरी किसी को नहीं बताई कि भाई मैं इतना कमजोर हूँ, गरीब हूँ। मैंने मेरे दिल की अंदर का दर्द किसी भी व्यक्ति को, किसी भी रिश्तेदार को नहीं बताया। मैं खुद उसको दाब के, उससे लड़के आगे बढ़ता रहा, चलते रहे। समाज में तो कट्टरवादी रखता हूँ। मेरा बाप भी मार रखा होगा ना जी, और वो लड़ रहा है चुनाव, तो मैं उसको वोट दूंगा। नमस्कार दोस्तों, जय जय देव घर घर देव। मैं केदारलाल गोचर, कोटा राजस्थान से। हमारे देव पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे आज के देव पॉडकास्ट के गेस्ट हैं श्रीमान रामलाल जी गुंजर सरपंच साहब। हम आज उनसे उनकी जुबानी बात करेंगे। तो हम आपसे रामलाल जी सरपंच साहब से मिलाते हैं। तो रामलाल जी सरपंच साहब, राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम। हाँ तो साहब, आपका नाम बहुत ही हाड़ौती में परिचित है, और आपका जन्म कौन से गांव में हुआ था? हमारो जन्म ग्राम धर्मपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में हुए। जो हमारा जन्म की तारीख है 27 जुलाई 1957 जी। आपके जो गुंजर परिवार है, आपके पूर्वज कहाँ से थे? वैसे तो धर्मपुरा गांव में हमारे 5-6 पीढ़ी होगी, और हमारे पूर्वज जो हम बड़वा से पता लगता है ना, वो आता है ना अपने बड़वा, तो बड़वा बताता है कि भाई हमारे पूर्वज अजमेर जिला में बीर गांव है, वहां से निकल के आए थे जी। उसके बाद उन्होंने नागेड़ा गांव आए, उसके बाद केकड़ी भी रहे, फिर उसके बाद राजपुरा आए, जो टोंक जिला में राजपुरा गांव। फिर वहां से बूंदी जिला में चतरगंज गांव है, ये भी हमारा ब्लड रिलेशन परिवार है। ये हमारे पुरखा यहाँ भी रहे। फिर उसके बाद कोटा में भी रहे, और कोटा से धर्मपुरा बस गया जी। तो आपका प्रारंभिक बाल्यकाल कैसा भी था? मेरा वैसे तो मेरे पिताजी और 4 भाई थे जी। सबसे बड़े थे माधुलाल जी, फिर नेवालाल जी, फिर मेरे पिताजी थे बेरूलाल जी, देवलाल जी। हमारे दादा का नाम था काड़ूलाल जी गुंजर। अच्छा। और हमारे दादा बहुत बड़े संत रूपी इंसान बताए, मैंने देखा नहीं जी। मेरा 10-12 साल की उम्र थी, 13 साल की, सन 70 में जब हुई, तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया जी। हम 5 भाई और 3 बहनें हैं। मेरे पिताजी की शादी पहले भीलोद गांव में, ये खोदेखेड़ी गांव में फागना परिवार में हुई थी, जो परिवार राम किशन जी के रिलेटेड है। इनके चाचा बाबा वहां मोतीलाल जी फागना, शिवनारायण जी फागना थे। उसके बाद हमारे एक बहन है, उससे हमारी पहले वाली माँ से जी, और वो गुजर गई। उसके बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी की जी, जो आंवड़ी में चेची परिवार है, इनसे। उससे हम 5 भाई 2 बहनें। तो आपके माता पिता का व्यवसाय क्या था? मेरे पिताजी बस केवल खेती और जानवर पालते थे, गाय भैंस पालते थे। मेरे पिताजी थे उस दिन तो हमारे 130-140 तो गाय थी,
जमीन भी थी 30-40-50 बीघा, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पिताजी का देहांत हो गया, मेरी उम्र 12 साल की थी, सब भाई छोटे छोटे थे। प्रहलाद 2-2.5 साल का था। मेरी एक छोटी बहन तो मेरे पिताजी के मरने के 6-7 महीने बाद हुई। उसके बाद परिवार की स्थिति धीरे धीरे बहुत खराब हो गई। फिर सबसे बड़ा मैं ही था। मेरे पिताजी का सपना था शिक्षा, शिक्षा पे उनका बहुत ही ध्यान था, पढ़ाई पर। तो मेरे पिताजी में जब देहांत हुआ था तो मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था। उसके बाद मैंने कैसे तैसे मेरी माँ ने मुझे 2 साल पढ़ाया, 8वीं पास मिडिल स्कूल कोटा से की जी। फिर पढ़ाई छोड़ दी, आर्थिक स्थिति खराब होगी घर। उसके बावजूद भी उस परिस्थितियों में मैंने चारों भाइयों को और मेरी दोनों बहनों को पढ़ाई जारी रखी और उनकी पढ़ाई नहीं छुड़ाई। पर वो बाल्यकाल ऐसा निकला कि मैं इस कोटा के अंदर जो आड़ोती में छाना बोला जाए ना, वहां की गाड़ी लेकर आओ तो छाना की गाड़ी बेच के कंडे और परिवार को लालन पोषण करो। जानवर संभाल बड़ा कौन सा, सब छोटा छोटा था, तो गाय भी मर गई, बिछा भी मर गई जी। आर्थिक स्थिति बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति में आ चुके थे। पर फिर भी मेरा शुरू से हौसला बहुत बुलंद था। मैंने गरीबी से कभी हार नहीं मानी जी। गरीबी से हार नहीं मानी, काम करने में करता रहा धीरे धीरे। फिर सन 72-73 में मैंने अपना दूध का व्यवसाय शुरू किया। कोटा के अंदर 5 किलो दूध से मैंने दूध का व्यवसाय शुरू किया। तो सरपंच साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका बाल्यकाल में आप कैसे बच्चे थे और आपकी कौन से खेल में रुचि थी? मेरा बाल्यकाल में तो मैं तो शुरू से ही बहादुरी, मेरा दिल बहुत बड़ा बहादुर था, बस बहुत बड़ा बहादुर था। बाल्यकाल में मेरा कबड्डी का, खो खो का, इन खेलों में बहुत रुचि। जो गांव के पुराने खेल थे ना, रात को कबड्डी खेलना, खो खो खेलना और वो दड़ी दूसरा खेलना, जो गांव में संक्रांत पे गुल्ली डंडा खेलना, इनमें मैं फर्स्ट रुचि रखता था और खूब खेलते थे हम। खूब रात को दिन भर काम करने के बाद भी रात को गांव के सब लड़के इकट्ठे हो जाते थे, कबड्डी खेलते थे रात की 12 बजे 11 बजे। जी, पारंपरिक खेल था। पारंपरिक खेल बिल्कुल सर, अच्छी रुचि थी। तो आपने बताया कि मेरा जन्म धर्मपुरा हुआ है। धर्मपुरा में तो जैसा नाम वैसा काम, तो धर्मपुरा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? धर्मपुरा हमारा गांव अच्छा गांव है और पुराने जमाने में उस टाइम में लोगों में बहुत प्रेम हुआ करता था और बहुत प्रेम था। एक दूसरे की मदद पे लोग तरपत रहते थे, एक दुख के साथ, दुख में सुख में एकदम खड़े रहते थे जी। तो ऐसा ज्यादा लखाता नहीं था। केवल एक समाज में एक इस तरह की फाड़ थी कि भाई ये गरीब और अमीर वाली। तो भी धीरे धीरे हमने उसका भी, फिर हम जब बड़े होने लग गए, काम धंधा, दूध का व्यवसाय, मेरा दूध का व्यवसाय बहुत अच्छा जम गया। कोटा में बड़ा अच्छा दूध का व्यवसाय था। दूध का कम से कम 200-250 किलो दूध का व्यापार करता था मैं कोटा में जी। तो धर्मपुरा आपस में धर्म की मान्यता के माध्यम में कोई नाम तो रखा होगा गांव का? गांव का नाम तो ये तो पुरखों ने रखा है। अच्छा, धर्मपुरा गांव का नाम तो पुरखों ने रखा है। उस टाइम तो इसमें बहुत धर्म की आस्था होगी। अच्छा। और अब तो वहां पहले बीच में तो गुजर और मुसलमान और 3 कौम रह गई थी। मैं पहले गांव में सबसे ज्यादा बंजारा कौम रहा करती थी। मैंने नहीं देखा, मैं हमारे पुरखा कहते हैं बंजारों का, ब्राह्मणों का, जैनियों का ये गांव उनका है। तो धर्म के प्रति आस्था शुरू से थी, तो उन लोगों को तो उन्होंने नाम धर्म के प्रति आस्था में रखा धर्मपुरा, या कैसे रखा उसकी तो वही पुरखा ही जान सकते हैं जी। तो आपने बताया हम 5 भाई और बहन भाई हैं, 3 बहनें हैं। तो उनके नाम क्या क्या हैं? मेरे से छोटे का नाम तो राम रतन है जी। फिर उससे छोटे का नाम दयाल राम है, फिर श्रीलाल है और फिर प्रहलाद है जी। और एक बहन हमारी जिसका नाम बड़ी है, वो मेरे से भी बड़ी है, पुष्पा बाई। आपसे बड़ी है? हाँ, मेरी पिताजी ने जो शादी की थी ना पहले वाली, अच्छा वो उसकी थी ना वो जी। वो डिलीवरी में मेरी माँ गुजर गई थी, तो उसका नाम पुष्पाबाई था। और फिर छोटी का संतोष और फिर सबसे छोटी है उसका नाम छोटा जी। ये नाम है। तो सर, आपने कौन सी उम्र में अपना व्यवसाय शुरू कर दिया था?
मैंने तो व्यवसाय कंडा बेचना तो 12 साल में शुरू किया, नहीं करता तो परिवार का लालन पोषण कैसे होता है। फिर 72 में 15-16 साल की उम्र में मैंने मेरा पूरा दूध का व्यवसाय चालू कर दिया। तो ये दूध के व्यवसाय में आप किससे प्रेरित हुए? किसी ने, किसी घटना से या किसी व्यक्ति ने आपको प्रेरित किया? नहीं, मैं तो किसी घटना नहीं, मेरे मन में क्या था, मैंने जैसा देखा आपको देख लिया, मार साहब को देख लिया, मार साहब क्या करते हैं, कैसे कमाते, मैं ऑटोमेटिक देख के ही मेरा व्यवसाय शुरू करता था, एक दूसरे को देख के ही काम शुरू करता था, किसी से राय नहीं लेता था। मेरे मन में जच गया, मार साहब बढ़िया दूध का धंधा करा, अपन भी चलो कल साइकिल ले लो। उस जमाने में सेकेंड हैंड साइकिलें 50 रुपया में आ जाती थी, 50 रुपये में साइकिल खरीद ली, एक दूध की 5 किलो 6 किलो दूध लेके कोटा शहर में 5 बजे में कोटा में आ जाता था दूध बांटने। फिर धीरे 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 बढ़ता गया व्यापार। तो जो आपके व्यवसाय में आपने बहुत चुनौतियों का सामना करना, बहुत बड़ा, उनमें सफलता तो बस हौसला बुलंदता, धक्के लगता, चलता रहा। मैंने कभी कमजोरी किसी को नहीं बताई कि भाई मैं इतना कमजोर हूँ, गरीब हूँ, मेरे भाइयों को भी नहीं बताई कि भाई मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, कभी नहीं। उन्होंने कहा कि हमें एक पैसा चाहिए, वही लो, हमें फीस देनी ही लो, हमें कपड़े लेने लो। बाकी उनको नहीं बताया कि मैं मार साहब से कहीं से लाता हूँ, देता हूँ, कैसे चुका रहा हूँ, कैसे नहीं चुका, आज तक नहीं बताया। मैंने मेरे दिल की अंदर का दर्द किसी भी व्यक्ति को, किसी भी रिश्तेदार को नहीं बताया। मैं खुद उसको दाब के, उसको उससे लड़के आगे बढ़ता रहा, चलते। तो सरपंच साहब, हमने देखा है कि आप न तो किसी सोशल मीडिया पे हैं, न फेसबुक पे है, न कोई ट्विटर पे हैं, ऐसा कैसे है? एक तो पहली बात तो है कि मैं सोशल मीडिया से कभी जुड़ा ही नहीं, और मैंने टच का मोबाइल लिया ही भी नहीं कभी। पुराना मोबाइल था, इसी मैं केवल फोन लगा लेता हूँ और सुन लेता हूँ, ये बात। कभी सोशल मीडिया की रुचि रखी नहीं मैंने। सोशल मीडिया में क्या होता है, आदमी क्या उजागर होता है जी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आदमी का अच्छा कर्म, ईमानदारी, नीति, समाज सेवा, ये बिना सोशल मीडिया के भी ही उसकी खुशबू अपना आप इससे ज्यादा चलती है जी। सोशल मीडिया। सरपंच साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि फिर भी आप सोशल मीडिया पे नहीं होते हुए भी आप सामाजिक कार्य के प्रति बहुत ही उत्साहित रहते हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, और किस घटना से या किसी व्यक्ति के से क्या प्रेरणा मिली है? देखो, घटना से तो मैंने कोई ऐसी सीख नहीं सीखी। 86 में हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ धर्मपुरा में, वो एक बहुत बड़ी घटना थी। उसके बाद मैं नेवासी में सरपंच बन गया, पहला चुनाव नेवासी में लड़ा, और सरपंच बनने के बाद में मेरे मन में एक उबाल आया इस तरह का कि यार अपना समाज शिक्षा में बहुत पीछे है। मैं केवल मेरे इलाके की बात कर रहा हूँ जी, ज्यादा उस टाइम में कहीं घूमता भी नहीं था। आपकी तरफ भले शिक्षा तेज होगी समाज में या कहीं भी, पर हम मेरे इलाके में पूरी मंडाणा बेल्ट में लालपुरा की उप तहसील के अंदर गुजरों में या दूसरे समाज के लोगों में शिक्षा का बिल्कुल नाम मात्र, जीरो मात्र चल रहा था जी। तो मैं सरपंच बनते ही मैंने एक लक्ष्य लिया कि भाई गांव में स्कूल जी, भले 2 ही कमरे बनाऊं मैं मेरे कार्यकाल में, और शिक्षा के लिए मैंने जागरूक अभियान चलाया। आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, तो ऐसे आपने समाज सेवा के रूप में कोई मिसाल कायम की हो? ऐसा मिसाल तो मेरी समाज सेवा में मैं आपको बताऊं, मैं दिन में काम करता था, मैं दूध का धंधा जी, और दूध से काम से निमट के 6 बजे 7 बजे दूध से निमट कर उसके बाद एक गांव चुनता था, 5-7 आदमी हम जाते थे जी, और वहां जाके पूरे गांव को इकट्ठा करते थे। रात के 8-9 बजे 10 बजे थे, उनको एक ही शिक्षा के लिए कहते थे भाई पढ़ाई कराओ, बच्चों को स्कूल भेजो, अपने समाज में शिक्षा की कमी। गांव में अभियान चलाया मैंने मेरे सरपंच कार्यकाल में लगातार जी। और आज भी आप जाके देख लो, मेरी पंचायत के जितने भी गांव हैं, रंगबाड़ी,
सबसे बड़ी जमीन मिलेगी आपको स्कूल के लिए। जी फिर वहां से चलो जगपुरा, जी कमरे मैंने मेरे कार्यकाल में 2 ही बनाए, पर जमीन 5 बीघा, 10 बीघा, 7 बीघा, 8 बीघा को बाउंड्री करी। मुझे ये पता था कि आने वाले भविष्य में ये 2 कमरे बन जाएंगे, तीसरे कमरे के लिए जगह नहीं मिलेगी। जी तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी जमीनें बनाई। फिर राण पर जाके देख लो, पूरे स्कूलों की जमीन 5, 7, 8 बीघा। बावड़ी खेड़ा चल जाओ 8, 10 बीघा। झोंपिया, टांडा, बंदा में चल जाओ 5, 7 बीघा। धर्मपुरा में जाके देखो 3, 4 बीघा जमीन। स्कूल के लिए मैंने सबसे ज्यादा जमीन बाउंड्री वाल करके 2-2 कमरे खड़े किए। पहले स्कूल की जमीन कवर की। जो आप सोशल काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, उसमें कई चुनौतियां आई होगी, उनका सामना आपने कैसे किया और उसमें कैसे सफलता? बहुत चुनौतियां आई। और मैं बता दूं कि 89-90 के बाद मेरे ऊपर देवनारायण भगवान का आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिल चुका था। जी पूर्ण रूप से। तो उस चुनौतियों के सामने छोटे मोटे लोग तो मेरे सामने बात ही नहीं करते थे। बिल्कुल सर। जी बंद कर दिया था चुनौती। चाहे मैं गलत भी कर रहा था ना, हाँ तो किसी की ये हिम्मत नहीं थी कि भाई मैं सर्व साहब से विरोध करेंगे, यार ये काम थोड़ा गलत है। जी और मैं जीवन में मैं गलत कभी नहीं किया, ईमानदारी से करता था। पर इंसान है, अगर भूल से भी गलती हो जाती थी ना कोई, उस पर कोई विरोध नहीं करता था। जी आपने भी चर्चा की कि भगवान देव नारायण की असीम कृपा रही है, असीम तो इसके लिए आपने मंदिरों का निर्माण करवाया, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? भगवान देवनारायण की कृपा रही और उन्होंने बुद्धि दी। उन्होंने कहा भाई भगवान देवनारायण का मंदिर बनाओ। ऐसा ही मन में आ गया तो वो भी बना दिया, वो चालू कर दिया। भोलेनाथ का बनाओ चालू कर दिया, गणेश जी का बनाओ भी बना दिया, मातेश्वरी का बनाओ। मतलब मंदिरों में धर्म में बस जो पैसा बचा लगा दो भाई पैसा। आप ही मंदिर बनाए हैं? मंदिर बनाए। धर्मपुरा में भी मंदिर है? धर्मपुरा में तो 4 भुजानाथ का मंदिर है, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, देवनारायण का है, भोलेनाथ का है, मातेश्वरी का है। सब मंदिर है धर्मपुरा में। जी सर। सब बड़े बड़े मंदिर। और कोटा में भी आपने? कोटा में ये एक देवनारायण की जगह थी यहाँ जी। और देवनारायण का बहुत प्राचीन मंदिर था ये। मैंने लोगों से कहा, क्या नाम था इसका? इसका भांडा का देवरा नाम था। जी सर। भांडा का देवरा, और जी। पुरानी जगह थी। अच्छा। काफी मकान भी थे उस बाउंड्री के अंदर। जी। गांव था वहां गुजरों का। मैं वहां दूध लेके निकलता था, सभी लोग आते थे। हमने देखा यार भगवान का मंदिर है जी। और बिल्कुल खड़े गणेश जी के पीछे है, और किसी दिन धीरे धीरे ये एरिया डेवलपमेंट होगा तो यहाँ लोग बाग कोई भी कब्जा कर लेगा। बिल्कुल। तो इसलिए अपन ऐसा करो ना, एक पुजारी रख दो यहाँ। जी सर। हमने 2-5 जनों से मिलकर मैंने कहा तो लोगों ने मान भी लिया। जी। एक पुजारी रख दिया वहां, वो पूजा करता रहा। फिर धीरे धीरे भगवान देवनारायण की ऐसी कृपा हुई कि वहां का एक ऐसा बड़ा चमत्कार था। जी। उसके बाद वो कृपा थी उनकी, जी। वहां टूटी फूटी ईटें रखी हुई थी उस पार्ट पर। देवनारायण का पार्ट भी ईटें रखा है जहाँ पर, तो टूटी फूटी ईटें रखी थी। तो उसको हमने सोचा यार इन ईटों को तो एक कट्टे उट्टे बोरी में भर के और गे पड़ना महादेव कुंड में डाल देते, विसर्जन कर देते। तो मेरे साथी थे वहां कई, तो 4-5 आदमी थे, सबने के लोग उसे उठाओ तोको, तो वो ईंट उनसे उठी नहीं किसी से भी। जी। ये वहां का बहुत बड़ा परिचय है, चमत्कार है। चमत्कार है। वो ईंटें उठी नहीं वहां किसी से। मैंने कहा यार ऐसे कैसे कर रहे हो, आपसे ईंटें बनी नहीं। मैं सरपंच था तो मुझे कोई पत्थर या ईंटें तोड़ने के लिए कोई आदमी कहता नहीं था। उन्होंने कहा साहब वहां बढ़ लगा जी। वो लग गए तो वो उठी नहीं वहां से। तो इस चमत्कार तो को फिर मैं गया यार क्या करोगे, न उठी देखो। और मैंने जी उनके हाथ लगाया तो जैसे 1.25 किलो का वजन देता है उसे उठ के मैंने सारी कट्टे में भर के। जी। फिर मैंने एक लक्ष्य बनाया, मैंने कहा भैया तुम मत जाओ, मैं ही जाऊंगा इनको लेके। जी। तो फिर मैं खुद उनको लेके देवरानाथ महादेव में विसर्जन करके आया। उसके बाद लक्ष्य तैयार कर लिया कि यहाँ तो भगवान है स्वयं। जी। तो फिर मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया, उनकी कृपा से हो गया, बढ़ भी गया धीरे धीरे और बढ़िया हो गया। जी सर। फिर भैरव सिंह जी शेखावत उस हमारे मुख्यमंत्री थे, जब मंदिर का निर्माण शुरू किया तो वो आए थे यहाँ गणेश नगर के गणेश मंदिर के लिए। जी सर। पार्क की जमीन देने के लिए। जी। तो उन्होंने मौका देख कर क्या ऐसा करो भाई, इसको भी
देवनारायण मंदिर को भी गणेश मंदिर में ही ले लो जी और नगर विकास न्यास को आदेश दिया कि मैं इसकी चारों तरफ बाउंड्री कर दो। जी बाउंड्री कर दी नगर विकास न्यास ने। जी उसके बाद राज आ गया अशोक गहलोत का, तो धारीवाल जी ने फिर उसमें से कटौती कर दी। जी गणेश नगर की दीवार अलग करा दी और यूनिवर्सिटी के नाम को जमीन अलॉट कर दी। जी फिर हमने समाज ने कहा क्या करें, मैंने कहा नहीं अपनी बाउंड्री अलग कर लो। तो आदि तो वो न्यास की बनाई हुई जमीन है बेरू सिंह जी की वो दीवार, जी और सामने से बीच में जो दीवार बनाई समाज ने बनाकर पूरी बाउंड्री कर ली उसमें। जी चलता रहा, चल ही रहा है, समाज का सहयोग मिल गया। आप सरपंच बने तो ये प्रेरणा कैसे जागृत हुई आपको? सरपंच बनने की प्रेरणा तो मेरे रिश्तेदार है माधुलाल जी रानपुर वाले, जी जी वो प्रधान थे जी और 2 बार वो पंचायत रानपुर से चुनाव लड़ते थे, दोनों बार जीतते थे, दोनों बार हम उनकी पूरी मदद करते थे। जब वो लड़ते थे जी तो 2 बार उनको साथ दिया, 2 बार लड़ाई, तो फिर भी एक बार मेरे मन में भी आई, मेरे साथियों के मन में आई, मेरे तो नहीं आई थी। जी मेरे साथी थे चंदालाल जी खटाना, अर्जुन जी श्राधना, बंदा वाले, मंदरूप जी, बेरू जी, भोसवाल लखाबा के, इन लोगों ने कहा यार सरपंच रामलाल चुनाव लड़ लेते। जी मैंने कहा देख लो, उन्होंने कहा कि लड़ ले यार, चुनाव लड़ेंगे। तो उनके कहने से फिर मैंने चुनाव लड़ लिया। जी चुनाव लड़ा, भगवान देवनारायण का आशीर्वाद भी था, उन लोगों का सबका पूर्ण रूप से सहयोग था, जीत गया। जी फिर उसके बाद लगातार 2010 तक मैं चुनाव लड़ता रहा, 2010 तक चुनाव जीता, 2010 में नगर निगम में चल गई, फिर वहां पास हो गया। तो आप धर्मपुरा के सरपंच बने? रानपुर का बना हूं मैं सबसे पहले। अच्छा रानपुर पंचायत सबसे बड़ी पंचायत थी। रानपुर पंचायत में ही धर्मपुरा था, उसमें ही जगपुरा था, उसमें बावड़ी खेड़ा, झोंपड़ियां और ये रंगबाड़ी, अनंतपुरा जी अनंतपुरा, फूटा तालाब और ये गोबरिया बावड़ी तक रानपुर पंचायत थी। राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत थी। घटोत का चौराया ये भी रानपुर पंचायत का गांव था, ये हरिओम नगर कच्ची बस्ती। तो आप फिर इसके टुकड़े हुए, पुनर्गठन, जी फिर धर्मपुरा पंचायत बन गई, जी रानपुर पंचायत आरक्षण में आ गई, लेडीज होगी, फिर धर्मपुरा पंचायत जनरल होगी, फिर मैं वहां से लड़ा, वहां से भी जीत गया, लड़ता ही रहा। फिर जी वो फिर 2 बार धर्मपुरा से लड़ लिया, 2-3 बार यहाँ से लड़ा, मतलब 2010 तक नेवासी से 92 पहले पंचायत का कार्यकाल 3 साल था। जी सर। तो नेवासी से 92 रानपुर रहा, 92 से 95 रानपुर रहा, 95 से 100 रानपुर रहा, और फिर 101 से 5 धर्मपुरा, फिर 5 से 2010 धर्मपुरा। जी इस तरह से काफी लंबा समय आपका सरपंच पद पे रहे आप। तो सरपंच साहब की जो चुनाव की प्रक्रिया है वो कैसे होती है, और उसमें आपने अपने चुनाव लड़ने में क्या रणनीति अपनाई? सरपंच पंचायत के तो वही चुनाव, तो जैसा विधानसभा होता है, लोकसभा होता है, पहले तो बैलेट पेपर आते थे, उसमें मोड़ लगाओ, चुनाव कराओ, जी बस। और रणनीति तो थी सही, हाँ ये बात है, रणनीति तो हर तरह के आदमी अपना अपना करता ही था। जी। तो सरपंच रहते हुए आपके सामने ऐसी कौन कौन सी चुनौती आई जिनका आपने? नहीं, सरपंच सामने रहते हुए मेरे तो चुनौती तो मैं कह रहा हूँ ना, 2000 इसमें 1989 में भगवान देवनारायण का इतना बड़ा आशीर्वाद मिल गया था मुझे, मेरे सामने उनकी कोई छोटी मोटी चुनौती तो मैं उनको चुनौती समझता ही था। चुनौती तो मेरी जीवन 1970 में मेरे पिताजी का ध्यान से लेकर 1983 तक रही बस। जी जी। नेवासी के बाद में मेरे पास कोई समस्या नहीं आई, कोई चुनौती नहीं रही। मन से कम आगे वो चुनौतियां स्वतः ही हल होती जाती थी बस। तो आपके सरपंच काल में गांव के विकास के लिए ऐसी कौन सी आपने योजनाएं चालू की जो गांव का विकास हो? मैंने तो देखो गांव के विकास के लिए गांव में क्रंचे जी, सीसी रोड, जी, उस जमाने में रानपुर में सबसे पहले पानी की टंकी बनवाई मैंने। सबसे पहले भुवनेश चतुर्वेदी जी मंत्री थे जी, नरसिंह राव सरकार में जी, तो उनके कोष से, वो कांग्रेस के थे, मैं बीजेपी का था, जी, फिर भी मैंने उनके कोष से 5 लाख रुपए लाके रानपुर में पाइपलाइन बिछवा के टंकी बनवाई। जी सर। और मैं पानी पर सबसे ज्यादा तो हमारा शिक्षा पे ही ध्यान था, और धीरे धीरे समाज के बच्चे पढ़ने लगे, आगे लगे, हमें संतुष्टि मिली। आज हमारे इलाके के कई बच्चे सरकारी, एक पाचन कोई गांव था, आपको मैं उदाहरण बनाऊं, जिस गांव में ना तो स्कूल था जी, ना रोड था, न बिजली थी, कुछ भी नहीं था, उस गांव में एक बच्चा स्कूल नहीं जाता।
जी उस गांव में मैंने फर्स्ट बार स्कूल बनाया। 10 बीघा का जमीन घेर के उस पर बाउंड्री कराई, स्कूल की बिल्डिंग खड़ी कराई, रोड बनवाए और बिजली ले गया और वहां बच्चों ने स्कूल ज्वाइन किया। आज वहां के 10 सरकारी कर्मचारी हैं। जी बच्चा और बच्चे मिला के, बच्चा भी है। जी। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बच्चा भी अब सरकारी। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो आपने बहुत काम किए, बहुत काम। स्वास्थ्य के चिकित्सा के संबंध में चिकित्सा के संबंध में भी मैंने बहुत काम किया। कानपुर में डिस्पेंसरी खुलाई, धर्मपुरा में खुलाई, सब जगह चिकित्सा बढ़िया काम किया सब। आंगनबाड़ी केंद्रों में, हर गांव में आंगनबाड़ी केंद्र खुलाए। सब गांव में पक्के हैं आज भी। जी सर। कानपुर में स्वास्थ्य केंद्र है, पक्का है, सब कुछ, सब पूरा कोशिश। शिक्षा इसमें शिक्षा में महिलाओं की स्थिति कैसी थी पहले? खराब थी बहुत जी, बहुत ही खराब थी। महिला तो, बच्चा तो पढ़ती नहीं थी उस जमाने में जी। बहुत खराब थी। बच्चा सब मैंने मेरे कार्यकाल में बच्चों के लिए तो किया ही है, पर जब बच्चों की स्कूल के लिए मैं किसी माँ बाप से कहता था ना भाई बच्चों को पढ़ाओ, वो एक बार कहता था। बच्चों के लिए 1000 बार कोर्स करता था जी। समाज के, गैर समाज के, सभी समाज के लोगों से। जी। बच्चों के लिए एक बार बोलता था भाई बच्चों को स्कूल भेजो यार, पढ़ाओ, अपना शिक्षा में आज ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। पर बच्ची के लिए तो मैं 1000 बार कोर्स करता था कि भाई बच्ची को पढ़ाओ, क्योंकि बच्चा पढ़ेगी, आगे जाके माँ बनेगी तो 2 परिवारों को शिक्षित करेगी। शिक्षित करेगी। और जिसकी माँ पढ़ी लिखी उस परिवार को फिर किसी की कहने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप स्वतः ही माँ ही शिक्षित कर देती उस परिवार को। एक बेटी पढ़ेगी 7 बेटी तरेगी, ये लक्ष्य था। तो महिला सशक्तिकरण के लिए आपने गांव में बहुत कदम उठाए, बहुत बड़ा अभियान तो चलाया। अभी वर्तमान में महिलाओं की क्या स्थिति है? नहीं ठीक, अब तो बहुत पढ़ी लिखी है। अब तो मेरे हिसाब से तो मेरी पंचायत एरिया में तो पुरानी जो हमारी साथ की कोई लेडीज थी वही बना पढ़ी लिखी मान लो। नहीं अब तो कोई सोच ही नहीं, पूरी 100% शिक्षित है बच्चियां जी। 100%। आप तो पढ़ रही है। हाँ। बालिका स्कूल भी है आपके? बालिका स्कूल भी है कानपुर में, सब बढ़िया पढ़ रही है। अब तो मेरे हिसाब से तो मेरी पंचायत और हमारे एरिया में तो बच्ची, अशिक्षित बच्ची नहीं मिलेगी आपको जी, जो कोई बिल्कुल ही स्कूल नहीं गई हो। सब पढ़ी लिखी बच्चियां। अभी सुधार हुआ है आगे सुधार शिक्षा के क्षेत्र में। खुशी है हमें तो बस ये है। हम तो संतुष्ट हूँ, मैं तो संतुष्ट हूँ कि भाई मैंने जो अभियान चलाया था, भाई एक ही अभियान चलाया था। उस जमाने में बेटी बचाओ अभियान तो था ही नहीं। जी। उस जमाने हमारी टाइम पे बेटी बचाओ का तो नाम ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम ये सब माहौल था ही नहीं कि बेटी को मार दो पैदा होते ही। ये माहौल तो था ही नहीं। पहले 5 बेटी हो, 4 बेटी हो, 7 बेटी हो, बिल्कुल सबको पैदा करते थे। सही बात है ना, डॉक्टर के पास जाते ही नहीं थे चेक कराने। मेरे खुद के 5 बेटियां हैं हमारे गांव में, सबके खुशी के 5, किसी के 6, कभी के 7। हमारे मेंबर साहब के भी 6-7 बच्चे हैं, भाई साहब रामकरण जी के भी 5 बच्चे हैं। उस जमाने में ये तो था ही नहीं कि भाई बेटी बचाओ, ये जरूर था कि बेटी को पढ़ाओ बस। तो ये एक ही लक्ष्य चलाया कि बेटी को पढ़ाओ बस। आपने बालिका शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन दिया। समाज में भी, समाज के गरीब और अमीर की खाई को मेटकर सामूहिक सम्मेलन चलाना, सम्मेलन कराना, बच्चों की शादियां कराना, ये सब काम समाज सेवा में कहीं भी पीछे नहीं रहा, अग्रणी जी। कोटा जिला में अग्रणी काम किया सारे समाज के लोगों से। मैं अपने समाज को तो किया ही, पर मैं जैसे किसी गरीब समाज का आ गया, वो भी आ गया, उसने भी कहा कि सरपंच साहब हमें बच्चों की शादी है, आप क्या दोगे हो जी? हमारे 5 बोरी शक्कर लगेगी। मैं बड़ाई नहीं कर रहा, इससे नहीं कहना चाहिए बात जी। मैंने किसी भी समाज को देने के लिए मना नहीं किया। आप भामाशाह के रूप में भी जाने जाते हैं। किसी भी समाज को कोई भी आया, किसी को मना नहीं किया। उसने कहा बच्चों की शादी, व्यक्तिगत गरीब की बच्ची की शादी के लिए भी जी, ये इसीलिए तो मैं इस पे नहीं रहता हूँ। आपने कहा ना कि आप इस पे सोशल मीडिया में जुड़े नहीं रहते हो, ये अच्छा नहीं करके। जी जी जी। तो आप मेरा समाज का तो बात शादी की छोड़ो, दूसरे समाज का लोग भी आ गया ना, गरीब लोग। जी। उसने कहा मेरी शादी की बच्चियां भी, शादी में मदद चाहिए, ये चाहिए, क्या करूं जी। मैंने उसको दिया है, और ये कह के दिया है कि तेरे पास हो तो दे जाना, नहीं तो रामलाल सरकार नहीं मांगेगा।
जी और आज तक नहीं मांगे सभी कई लोगों से। मैं उसको नहीं कह रहा भाई उन्होंने नहीं दिया, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने मदद करने में लोगों की नहीं देखा कि यार ये गरीब की 2 बच्चे की शादी हो रही है, बहुत परेशान है। उसको कहते यार तू क्या यार कैसे करूं ये, मैंने आजा मेरे घर पे बस। तो मैंने उन दोनों बच्चों की शादी घर बुला के भी मेरी बच्चों की तरह शादी कर दी घर पे। जी सर, जी सर। दूसरे समाज पर कभी इस तरह चलो कर लो। मैं कह रहा हूं बाद में भगवान देवनारायण की कृपा थी, मैंने नहीं की, वो करने वाला तो भगवान देवनारायण था, निमित्त मुझे बना दिया उन्होंने बस। एक सरपंच रहे हैं आप, पानी की समस्या के लिए आपने क्या किया? पानी की समस्या के लिए तो ट्यूबवेल बोरिंग इतने लगाए कि मेरी पंचायत में कभी आज तक कभी भी मेरे कार्यकाल से लेकर आज तक भी आंवली रोजली बोराबाद पंचायत में टैंकर लगे हैं। और रिकॉर्ड देख के उठा के देख लीजिए, सन 1989 से मैं सरपंच बना था जी, उसमें कलेक्टर ये नहीं कह सकता है कि वे रानपुर पंचायत में और धर्मपुरा पंचायत में हमने टैंकर लगाए। यूं अभी शोभा के लिए गौशाल है बंदा में, तो उनकी गायों के लिए नगर निगम ने टैंकर भेज दिया, वो अलग बात है। पानी के लिए कभी परेशानी नहीं आने दिया हमने जी। कभी भी। सिंचाई की योजना भी कोई? सिंचाई की योजना तो खूब लिखी, पर सरकार ने हमारी सिंचाई योजना पर ध्यान नहीं दिया। बड़े प्रोजेक्ट थे जी, उसमें ध्यान नहीं दिया सरकार। सिंचाई ये तो सिंचाई योजना तो सरकार की योजना है। जी जी है ना? हमने जी। प्रहलाद जब सर्वप्रथम एमएलए बना राजमंडी से, तो उसने कोटा डैम से पाइपलाइन ऊपर डालकर पूरा एरिया के लिए प्रस्ताव भेजा, स्वीकृति हुई होगी। उसके बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। राजनीति इनकी बड़ी राजनीति चल गई, नहीं तो हमारे सिंचाई योजना भी ये उधर से भी लागू हो जाती। अब फिर दोबारा चल रही हो जाएगी, बाकी सिंचाई योजना नहीं चली हमारी। अब तो पाइपलाइन तो फिर गांव-गांव में बिछ गई। गांव के विकास में जो आप योजनाएं करते हैं, ऐसे काम करते हैं, तो उसमें गांव के लोगों की भागीदारी रहती है? रहती है, गांव में सारे लोग भागीदारी रहती है, सहयोग करते हैं सभी का सभी। मैं कह रहा हूं पता क्या है, नेस की बात है या मेरा नेस है ऐसा, तो मेरी पंचायत में कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ नहीं था आज तक, आज भी नहीं है। अब सरपंच और बंद नहीं हूं, आज वहां सरपंच कोई भी है, कोई बड़ा समाज का काम, माली समाज का हो या राजपूत का हो, कोड़ी का हो, धोड़ी का हो, किसी भी समाज का हो, मीणा का हो, और उस काम में मुझे कह दिया सरपंच साहब बुलाओ, कैसे किए इस काम को, और मैंने जो प्रस्ताव दिया उसको कोई भी नहीं चाहता। आज भी सम्मान तो देते हैं मुझे, आज सबकी सक्रिय भागीदारी, सक्रिय भागीदारी। साहब सरपंच साहब ने कह दिया कर लो इस काम को, सब फिर मैं करता कुछ नहीं हूं, फिर भी वो उस काम को इतना बड़ा करके बढ़िया करते हैं। गांव के विकास में सभी की भागीदारी आपके साथ रही, सक्रिय रहे। गांव के लोग बहुत सक्रिय, सबका सहयोग मिला मुझे। तो आपके कार्यकाल में जो ऐसी कोई प्रेरणादायक कहानी हो जिससे गांव का सुधार हुआ, विकास हुआ हो, ऐसी कोई बात हो? बिल्कुल साहब, अंधेरे में पड़े हुए थे मेरे कार्यकाल में थे लोग। ना तो रोड था, धर्मपुरा में, बंदा में, रानपुर में, बावड़ी खेड़ा, जितना भी पंचायती गांव थे वो तो छोड़ो, आप यहाँ रंगबाड़ी में नहीं था। दरबार बजरंगबली के साथ दर्शन करने जाते थे नवरात्रा में, तो इन्होंने एक खुरंचा लगा रखा था पत्थर गाड़ के, बस वही खुरंचा था, बाकी सब पगडंडियां थी। रंगबाड़ी में भी रोड नहीं था। गांव के विकास में आज जो रंगबाड़ी में रोड, शीशी नाले, रोडे, पटाने वटाने, और ये सीएडी से और रंगबाड़ी तक रोड, ये सब मेरे कार्यकाल में हुए हैं। कुछ नहीं था यहाँ। धर्मपुरा रोड रथकागरा से धर्मपुरा, रंगबाड़ी से फिर सीधा धर्मपुरा जोड़ा, रानपुर को जगपुरा से जोड़ा, ये सब मेरे कार्यकाल में हुए विकास के काम, सब मैंने। तो गांव वालों का सकारात्मक सहयोग मिला इसमें? पूरा सहयोग मिला है। लखाबा रेता चौकी से लखाबा तक का रोड भी मैंने मेरे कार्यकाल में करवाया जी। ये बात कशु मंडी में उस टाइम रामकिशन जी मिनिस्टर थे जी, और लालपुरा से विधायक थे, वहां यहाँ के विधायक थे, मिनिस्टर थे जी। अच्छी सहयोग दिया उन्होंने, मैंने उनको बताया। मैं ईमानदारी से प्रस्ताव भी रखता था और ईमानदारी बात करता था। उनको लगा कि सरपंच अच्छी बात कर रहा है, अच्छी, तो इन्होंने मेरी बहुत मदद की, बहुत सहायता दी, रोडों की, इनकी हर काम की। फिर जबकि कांग्रेस के थे, मैं बीजेपी का था जी, फिर भी मदद।
भुवनेश चतुर्वेदी प्रधानमंत्री कार्यालय मंत्री थे नरसिंह राव सरकार में जी मैं यहाँ रामपुरा गया, वहीं एक दुकान पे बैठे थे वो। जी मैंने उनसे कहा साहब रामपुर में पानी की टंकी के लिए 5 लाख रुपए दोगे यार, आप तो बीजेपी के हो। मैंने कहा बिना सोचे समझे मेरी एप्लीकेशन में उन्होंने 5 लाख रुपए शुक्र कर दिए। जी सर, इतनी बात मानते थे, इसी बात सम्मान सब करते थे मेरा, चाहे कांग्रेस का नेता हो या बीजेपी का नेता हो। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं गांव के विकास के लिए? मैं तो युवाओं को गांव को विकास, देखो गांव का विकास कराने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए, आगे भी आना चाहिए और अपना हौसला भी बुलंद रहना चाहिए। काम करोगे काम तो गलती होगी। मैं यहाँ बैठ जाऊंगा और कोई कागज ही नहीं लिखूंगा तो उसमें अक्सर कैसे गलत होगा, कोई तो गलती होगी, लिखूंगा जब भी तो गलत होगा ना। जी जी और ये आज के युवा गलती से इतना डरते हैं जी, मैंने देखा है आज अपने युवाओं को, जी इनके हौसले ही नहीं है। मेरे सरपंच कार्यकाल में, इस कार्यकाल में, जबकि मैं गरीब परिवार से था बिल्कुल, उसके बावजूद भी मेरे भाइयों के हौसले इतने बुलंद कर दिए मैंने। जी देखते हो आप लोग, नहीं देख रहे, आपके सामने है। जी सर, बिल्कुल सही है। डरने का, अब आजकल की युवा काम करोगे तो यार कुछ गलती होगी, गलती हो तो आओगे पकड़ में तो बस बैठ गया ठिकाने। बस युवाओं को हौसला बुलंद रखना चाहिए, समाज के काम के लिए आगे आना चाहिए, समाज के काम में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। आज की बात मैं देख रहा हूं ना, आप भी देख रहे हो जी, अपन मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग में आ जाते हैं, 5 मिनट में मीटिंग में उनको यही सभ्यता नहीं है आज के युवाओं को कि भाई समाज की मीटिंग है, समाज के प्रतिष्ठित नागरिक यहाँ आए हुए हैं, प्रतिष्ठित नागरिक की बात अपने को सुनना है। आएंगे 10 मिनट बात है, आप मीटिंग ऐसी है, इसके लिए, इस चुनाव के लिए, ये लिए, बीच में 10-15 मिनट में मीटिंग छोड़ के चलना शुरू हो जाएंगे। उनको यही पता नहीं मीटिंग लास्ट तक सुनना चाहिए, समाज की मीटिंग है, इसको आप लोग छोड़ के चले जाओगे तो सुनेगा कौन? जब उनको वो सुनेंगे नहीं उस बात को तो उनको ज्ञान भी कहां से आएगा? बस उनको तो एक सोशल मीडिया पे गए, फोटो खिंचाया, किसी भी सामाजिक कार्य में फोटो खिंचाया, फोटो डाला और फिर घर, या फिर अपने कहीं भी जाओ। तो उनको संदेश दो, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहता हूं कि समाज की जो मीटिंग हो जी, कभी भी समाज के युवाओं को बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, चाहे उसमें कोई भी काम चल रहा हो, अच्छी बात हो रही हो, बुरी बात हो रही हो, और बुरी बात है तो उसमें सब युवाओं को भी भागीदारी निभाना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए। समाज के काम में कोई भी आदमी गलत करे उसका विरोध करो, चाहे सरपंच साहब हो, चाहे केदार जी मार साहब हो, कोई भी हो जी। और विरोध करने का तरीका कोई लड़ाई झगड़ा करके थोड़ी बात से नहीं साहब ये हमें तो पसंद नहीं आ रहा है, हमें इसमें ये लग रही है, फिर भी आप इस पर विचार किया जाए जी। प्रेम से भी तो अपन विरोध कर सकते हैं। और आज का युवा ना तो विरोध करना जानता है। और मैंने स्थिति ये देखी थी साहब मेरे कार्यकाल में, जब मैंने ये समाज सेवा शुरू की, सरपंच बना, तब कोटा जिला में गुजर अपने आप को गुजर कहने में शर्माता जी। आपने भी देखा होगा, अपने आप को गुजर कहने में शर्माता था जी। कई गुजरों ने नाम गुजर की जगह कई नाम रख रखे थे जी। हाँ, भाई साहब ने वर्मा साहब लगा दिया, दूसरों ने क्या लगा दिया, तीसरा ने क्या लगा दिया जी, जी। शर्माते थे जी, ऐसे दबे हुए रहते थे इन बड़ों आदमियों के सामने, जो सेठ साहूकार होते थे ना जी, तो उनसे गुजर कहने में डर लगता था कि यार गुजर बनो नहीं बनो। सबसे पहले मैंने एक बीड़ा उठाया और कहा कि डरो मत, तो गुजर कहो, गुंजर कहो, जो भी गोत है तुम्हारा, कसाना है कसाना लगाओ, फलाना लगाओ, पर कम से कम गुजर बन के रहो। क्यों डरते हो तुम अपने आप? कपड़े फट रहे हैं ना जी, जूतियां फट रही नहीं है, जूती पैदल चल रहा हूं गुजर, ऐसे नहीं है। इतने मैंने बहुत मेहनत की है गुजरों को, और आज उस मेहनत का परिणाम है कि गुजरों के जवान ने इस तरह से होकर बस केवल वो अपने तक सीमित रहने लगे, मैं और मेरा परिवार और या दोस्ती तक जी। ये संदेश शराब में इतने डूबने लग गए, सारे युवा दारू पीने लग गए आज की तारीख में। आपको एक जमाना देखा था मैंने प्रशासन में,
आज गुजरों में चोरी करे बोले कोई भी जाति का, फिर भी गुजर पकड़ लगे यार ये चोरी गुजर ने की जी। ऐसा माहौल बना दिया आज के नौजवानों ने अपने समाज की। मैंने एक जमाना देखा था कोड़ीपुरा में एक चौहान रहता है, आज भी रहता है जी। उसका परिवार प्राइवेट बसें रावतबाड़ा से कोटा आती थी, उस बस में उनका दूध आता था, तो उनका नौकर का कंडक्टर का झगड़ा हो गया जी। झगड़ा हो गया तो गुजर मार तो सकता है, लड़ाई कर सकता है, उसने दी द्वारा कंडक्टर को पीटा, उसने रिपोर्ट करा दी, रिपोर्ट कराई, पुलिस प्रशासन चल गया, थोड़ा सर कंडक्टर का मामला था तो डीएसपी साहब पहुंचे वहां मौके पर, डिप्टी साहब, तो उसने कहा साहब मेरी 5 तोले की चेन और बस का सारा आज का बुकिंग का पैसा इसने लूट लिया। हम वहां 10-20 आदमी खड़े थे, मैं सरपंच था उस टाइम। डिप्टी साहब ने कहा कि देख दो गुजर, तू तेरी चेन नहीं छोड़ते, तू ये कहे कि मुझे मारा है, नहीं मारा हो तब भी मैं मान लूंगा कि तू कह रहा जो सही है, पर पैसे और चेन गुजर नहीं ले जाएगा जी। ये पेड़ थी गुजर समाज की जी। गुजर चोरी नहीं करता है, डकैती नहीं करता है। तो युवाओं को संदेश में तो ये देना चाहता हूं कि सही और ईमानदारी से काम करें, शिक्षा पे ध्यान दे, लूट खसोट नहीं करे। बस गुजर समाज सदियों से लेकर युगों से लेकर हर समाज की सेवा करता है, उसकी इज्जत रखता है, उसको मान सम्मान देता है, उनकी रक्षा करता है गुजर समाज जी। आज भी अपने युवाओं को हर समाज की रक्षा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ना कि उनको तकलीफ देने के लिए। ये मेरा संदेश है आपके इस चैनल के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल सर। सरपंच साहब, आप कोटा संभाग में भामाशा के रूप में सामूहिक विवाह सम्मेलन करने की प्रेरणा जो आपको मिली वो कैसे मिली? सामूहिक विवाह सम्मेलन की प्रेरणा जब हम समाज के सभी लोग मिलके, सारे समाज के कई लोग मेरे साथ थे, मैं अकेला नहीं था। समाज के लोगों ने जब हमने देखा कि समाज में एक तो ऐसी बुरी प्रथा चली आ रही थी, वो थी बाल विवाह जी। और बाल विवाह, गरीब आदमी, एक बच्ची जवान होगी 18 साल की होगी उसकी उम्र, उसकी 4 बेटियां थी, तो वो बेटियां कोई 10 साल की, कोई 8 साल की, तो वो एक बच्ची के चक्कर में चारों बच्चों के एक साथ निकालता था, 5 को एक साथ निकालता था। तो उसको रोकने के प्रयास भी किए, कई लोगों ने उसका विरोध भी किया कि यार सरपंच साहब गरीब आदमी है, एक बच्ची जवान होगी, चारों एक साथ निकल जाएगी, 4 बारात आ जाएगी, छोटी बच्चे हैं तो क्या गोना अपने समाज में होता है तो 18 साल के बाद देंगे। तो हमने उसका बहुत विरोध किया जी। और उसको देख करके आज इसको कैसे बंद किया जाए। वास्तविकता बात भी सही थी कि एक आदमी, गरीब व्यक्ति, 5 बेटियों को अलग अलग हिस्सों में शादी करना उसका बस का रोग नहीं था जी। तो हमने फिर इस विषय पर विचार करके कि भाई सामूहिक सम्मेलन चलाओ और सम्मेलन में बड़ी बच्ची 18 साल की उसको लो, उसकी शादी करो, 4 बच्चियां आ जाए तेरी, जब ये जवान हो जाए तेरी ये सद नहीं है तो सम्मेलन में ले आओ जी। और ये सोच कर फिर हमने सामूहिक विवाह सम्मेलन चालू किए। पहले पैसे से भी चालू किए, अब 2-3 साल से बिल्कुल नाशुल्क चालू कर दिया कि भाई पैसा ही मतलब गरीब बच्चों से, गरीब बच्चियों से निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन चालू किया। तो ये प्रेरणा हमें इस तरह से मिली है कि भाई हमें बाल विवाह रोकना है हमारे समाज का। गांव-गांव में प्रचार किया, अभी भी अजमेर के लोगों में काफी बाल विवाह है, उसके बावजूद भी मैं अभी भी जाता हूं और अभी भी कहता हूं कि भाई तुम सम्मेलन चालू करो, नहीं चालू करना है तो कोई बच्ची बाल विवाह नहीं करें। आप भाड़ा का देवरा पे सम्मेलन होता है, वहां जितनी भी बच्चियां हो लेके आ जाओ, बड़ी बड़ी जी। लोगों में सोच ना, विचार बदल रहे हैं, लोगों में सोच आ रहा है, लोगों में अब सब जगह सामूहिक सम्मेलन चल रहा है। और जो घर पे भी करता है तो वो बच्ची बड़ी 18 साल की उम्र में ही वो शादी करने, व्यस्त होने के बाद व्यस्त करने के बाद ही करता है। धीरे धीरे बदलाव आया। तो बाल विवाह पे हमने बहुत बरसों काम करते हैं। ऐसी और कौन सी समाज में कुरीतियां हैं बाल विवाह के साथ साथ? बाल विवाह के साथ बहुत सारी समाज में कुरीतियां थी। आपको बताऊं मैं, पहले शादी ब्याह होते थे, इतनी कुरीतियां थी कि लाड़ा पराने आ जाता था लाड़ी के घर, तो वहां ध्वजा बंधाओ जी, तमोड़ बटाओ जी, डोरिया चुकाओ जी,
आपको तो ध्यान है सारी। जी जी हमने बिल्कुल डोरिया, तमोल बांटना, ध्वजा बंधाना, चुकाड़ा करना, इनका भयंकर विरोध किया जी और बंद कर दिया। मैंने मेरी दोनों बहनों की शादी की, उस टाइम डोरिया, चुकाड़ा, ध्वजा सब चलती थी। जी मैंने कह दिया शादी करने आई हो, शादी हो चुकी है, परण लिया है, सब कुछ हो गया, खाना खाओ, विदाई लो जाओ। जी जिसका भी चुकाड़ा करना होगा हम करेंगे, डोरिया चुकाएंगे या कुमार को देंगे, नाई को देंगे, खाती को देंगे, हाथी देंगे, घोड़ा देंगे। जाने जाने क्या कुरीतियां थी समाज में, हाथी, इसको हाथी का दान, इसको घोड़े का दान चुकाड़े पे। और उसमें कहीं ऐसा भी देखा है मैंने कि मार साहब केदारलाल जी के गांव से बच्चा पढ़ने आया है और लाडा के मार साहब केदारलाल जी के थोड़ी उस परिवार के ऐसा है जी तो मार साहब वहां से बना लेंगे कि चल तू चुकाड़े भी तेरी तो वहां ऐसी तैसी कर दूंगा। और उसको भी तोल नहीं पड़ता था बेचारे को, उसको लगता था कि मार साहब मेरी बारात में है जी और मार साहब वहां आ जाते थे, पटेल वहां आ जाते थे और ऐसी तरकीब से करते थे कि उसके बाद पीछे गांव में 5 बीघा जमीन जो रहती थी जी उसको बिकवाने का सुतुना कर देते थे डोरे पे, चुकाड़े पे। मैंने देखा है। तो महंगी शादियां भी होती थी। हाँ, बहुत महंगी तो शादियां तो कम होती थी, बट डोरिया चुकाड़ा बहुत महंगा करते थे। एक और समाज में आटा साटा जैसी कोई आटा साटा से बहुत प्रथा थी। जी बिना आटा साटा के तो शादियां नहीं करते थे। जी 99% जी आटा साटा की शादियां करते थे। उसका भी बहुत विरोध किया मैंने, बहुत। और आज तक, आज अजमेर के गुजरों में आटा साटा चल रहा है। मैंने कल भी विरोध किया, एक जगह बैठे हुए थे, हम मीटिंग कर रहे थे, मैंने कहा यार ये आटा साटा बंद करो आप लोग, जी धीरे धीरे बंद करो, ये कुरीतियां बंद करो। पुष्कर ले जाते थे जलाने के लिए, मौत तो होती थी बंदा धर्मपुरारियां जी और उस लाश को पुष्कर में जाकर दाग देती थी। बंद कराया मैंने विरोध कर करके। अब बंदा में बंद है, पुण्य देवी धर्मपुराई गुजर सबने बंद कर दिया, करीब करीब नहीं ले जाते हैं पुष्कर। इसका भी मैंने जोर विरोध किया, सब लोगों को समझाया। मृत्यु बोझ के बारे में क्या करना चाहिए? मृत्यु बोझ में भी बहुत कम हो गया। मृत्यु बोझ में लोगों से बहुत समझाया किया, करते करते अब धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम हो गया। पहले चिट्ठियां उठे थे, अब धीरे धीरे अपने कोटा जिले में चिट्ठियां बंद होगी, बूंदी जिला में बंद होगी। कोई परिवार देता है तब भी अब लोगों ने मन से ही सुरुचि स्मृति बोध में खाने पीने में कम कर दिया, जाते ही नहीं। केवल जैसे धूप की टाइम में परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनको तो जाना ही है जी। उसमें भी धूप वूप से निमटे, आधे खाते आधे नहीं खाते। तो मूर्ति बोध कभी हमने बहुत विरोध किया। तो सामाजिक कुरीतियों के खत्म करने में आपने अपना पूर्ण योग। अब ये चूड़ियों का ये लगने भावना, पहले अपने खेम थे, कुछ नहीं थे, ये आ जाते थे 2-5 बाहर आ जाती, चूड़ियां पहना देती। अब चूड़िया का समाज में ये चला दिया। मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि चूड़िया वीडियो का इनका प्रोग्राम जो पुराना था उसको अपनाए, ये नया चलन कहां से चला दिया? जी 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 हाँ, फिजूल खर्ची है। हाँ, फिजूल खर्ची है। मैंने एक जगह में, वो नाम तो नहीं लूंगा जी, एक बेटी का बाप चूड़िया पहनाने आया जी, मैं भी वहां चला गया, मैं भी था। मैंने वहां देखा तो उस बच्चे की दशा तो ऐसी हो रही जी कि यार वो डिलीवरी भी सही साठ होगी या न होगी, परमात्मा की मर्जी होगी तो होगी, नहीं तो न होगा जी। और बाप उसको उस स्थिति में कांकड़ पहना रहा और चूड़ियों में 50,000 लाख रुपया खर्च कर रहा, कपड़े, पेरावनी, चराचरी का भेवड़ा, दुनिया भर का ड्रामा। जी जी। मैंने उस बाप से कहा, मैंने कहा ठहर, तू लाख रुपए खर्च कर रहा है आज इस प्रोग्राम का जी। बच्चा 80 कर रहा होगा जी। एक पीपा की इसको तू पहले ही रख जाता है यहाँ तेरी बेटी को, तो इसको तो तेने बेवड़ा ऊंचा रखा है, इसको इसके सिर पे रखने की ताकत नहीं है इस बच्ची में, क्षमता नहीं है, क्षमता नहीं है इसमें खड़ी होने की। अब तू चूड़े की पेरावनी कर रहा है जी। तुझे पता है कि ये जो पेट में बच्चा है अभी तो इस साथ में 2 महीने बाद होगा, अच्छी तरह से होगा, पुष्ट होगा, स्पुष्ट होगा, नहीं होगा जी। ये लाख रुपए किस बात की खर्च करना है? जी। तो ये खर्चा तो इसके इलाज में, इसकी दवाई दारू में, इसके खाने पीने में लगा। ये दिखावटी लोगों ने दिखावटी कर लिया, साहब फलाना आदमी चूड़िया भरावा चाल रहे, बाजा और ले जा रहे थे, कांकड़ और भरा रहे थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा
कि ये बिल्कुल चूड़ियों की पैरावनिया, चूड़ियों की रसोईया, चूड़ियों में खर्चा करना किसी के पास है तो मैं नहीं कर रहा हूं अपनी बेटी के लिए खर्चा मत करो। जी अपने पास है तो अपनी बेटी के लिए करोड़ करोड़, लाख करोड़, 2 लाख करोड़, कोई टेंशन नहीं है। जी, पर सही ढंग से, सही तरीके से सही उपयोग होना चाहिए। सही उपयोग होना चाहिए। बेटी को तो खड़ी होने की हैसियत नहीं है और लाख रुपए चूड़े में खर्च करें। बेटी को दो, बेटी का घी खिलाओ, उसको अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, अच्छे डॉक्टर की दवाई चलाओ, उसकी 9 महीने का खर्चा भले बाप भुगते नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। जी सर। बच्ची को तो एक 10 रुपए की गोली नहीं दिला रहा और चूड़े में ले जा रहा है 1 लाख रुपए का खर्चा कर। ये मेरा आंखों देखा उदाहरण है, और उदाहरण ही नहीं है, मैंने उस टाइम उसको बताया भी सही बाप को, ये तेरी बेटी लगा देख, चरा नहीं चुप रहा है, बेवड़ा तू रख रहा है नहीं, चुमड़ा रख के देख ले, खड़ी रहने की हैसियत नहीं है, 1 लाख रुपए खर्च हो रहा है तेरा, और तुझे बताया कि ये ऐसे ऐसी है तो ये बच्चा साइंस होता होगा या मर भी सकता है पेट में या डिलीवरी भी, ठीक। तो आप क्या कैसा रिवाज चला दिया समाज में, कई लोगों ने सोचते नहीं, कहते हैं हाँ ठीक है नहीं करेंगे फिर बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो समाज में कुर्तियां फैली हुई, इसको आपने सामाजिक मंचों पे उठाया? खूब उठाया जी। मैंने तो अभी भी एक सम्मेलन में ये भी समाज में कुरीति है, गाड़ी खारी लोर जी, ये भी सबसे बड़ी समाज की कुरीति है। ये सबसे बड़ी कुरीति मानता हूं मैं इस बात को। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी समाज को निवेदन करना चाहता हूं, इसकी एक मीटिंग रख लो और बड़ी मीटिंग करके, और इतना बड़ा दंड रखो कि भाई ये गाड़ी से शादी कर ली इसने, लोअर से कर ली इसने, खारी से कर ली, 25 लाख का दंड रखो। ये लोग, ये ऐसा लोग कोई बोल दे तो, और इसको मेटो, ये सबसे बड़ी कुरीति है। गुजर सब एक है। गुजरों, मैंने अभी एक सम्मेलन था खारी गुजरों का देवनाय मंदिर पे, वहां इस बात का ऐलान किया, अगली बार भी किया, इस बार भी किया, यार ये कुरीतियां बंद करो। ये खारियों का सम्मेलन, ये गाड़ियों का सम्मेलन, ये लोरों का सम्मेलन, और हम दो रहे, हम ये उनकी बेटी नहीं ले, इनके गुजर एक है, और एक बार मीटिंग कर लो। और मैं इस चैनल के माध्यम से कहता हूं कि महाराज साहब केदार लाल जी के केस है, और आप समाज के 25 लोगों को वक्त करो, और इसकी मीटिंग का, और सारे समाजों का, पूरे समाज का लोगों को बुलाओ, प्रत्येक गांव में से एक आदमी आना जरूरी है, और सारी एक पेपर टाइपिंग वाला को बुलाओ और टाइप कराओ, सारा आदेश टाइप करके, और वहां तय कर दो कि ना तो कोई गाड़ी, ना कोई खारी, और ना लोर, गुजर सब एक है। सबके बच्चों के संबंध, जिसकी इच्छा हो खारी में कर सकता है, जिसकी इच्छा हो लोरों में कर सकता है, और उसका विरोध कोई आदमी कर दे, उस पर 25 लाख रुपया दंड देंगे तीनों समाज मिला के। और जब तक वो दंड नहीं देगा उसको कोई समाज की, तीनों समाज के लोग बेटी नहीं देंगे, बेटा नहीं लेंगे। और इसका जितना भी खर्चा होगा रामलाल सरपंच करेगा, घोषणा करता हूं मैं आपकी। इसको, ये सबसे बड़ी कुरीति अपने समाज में, बंद करो कोटा जीरो। तो कोटा जो देवनारायण जयंती निकलती है, इसके बारे में आपका क्या? अच्छी बात है, सब युवाओं का, सबका, सारा समाज का सहयोग रहता है। देवनारायण जयंती निकलती है हमारा, इससे भगवान पद्मनाथ जी का कोटा में जो मंदिर है, काड़ा कितने वर्षों पुराना था, कोटा के लोगों को ये पता ही नहीं था कि गुजरों का है। आज जयंती निकलने लगी वहां से, तो भाई पद्मनाथ जी से देवनारायण मंदिर तक, तो सारा शहर के लोगों को पता चल गया कि पद्मनाथ जी भगवान का मंदिर भी गुजरों का है, गुजरों के आराध्य देव है ये भी देवनारायण भगवान की तरह। तो ये तो अच्छी बात है ना, भगवान एक दिन सारा समाज इकट्ठा होता है, सारे शहर के लोग देखते हैं, समाज की ताकत नजर आती है, समाज के रीति रिवाज नजर आते हैं, समाज का गाना बजाना, संस्कृति नजर आती है समाज की उसमें। देवनारायण जयंती से तो सारे लोगों को, कोटा शहर को, और इस संस्कृति को देखने के लिए आपने तो देखा है कि भीड़ जवाहर नगर से लेके और आखिरी रंगबाड़ी गणेश नगर तक, छतों पे, रोडों पे, यहाँ पे पूरे सारे समाज के लोग, महिलाएं देखने के लिए उमड़ती है। ये तो अच्छी बात है ना, इसलिए समाज को करना चाहिए, अब युवाओं को करना चाहिए, कर रहे हैं, करते भी नहीं। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं जयंती के लिए सभी युवाओं को, सारे समाज के लोगों को, बड़ी तन मन धन और लगन से, मेहनत से करते हैं। कोटा की राजनीति में आप अभी वर्तमान में कोटा में रह रहे हैं, तो कोटा की राजनीति में के बारे में आप क्या सुझाव देना चाहते हैं?
कोटा की राजनीति हमारे टाइम पे एक वरिष्ठ हुआ करते थे, ललित चतुर्वेदी, रवि सिंह जी कौशल, जी जी कृष्ण कुमार जी गोयल, और उस जमाने की राजनीति में, आज की राजनीति में रात दिन का अंतर है। वो नेता थे, ईमानदार थे, ईमानदारी से काम करते थे, कार्यकर्ताओं की इज्जत करते थे, कार्यकर्ताओं को समझते थे। उनको किसी कार्यकर्ता का व्यक्तिगत काम भी हो और वो नहीं हो रहा, वो नहीं करना है, तो सामने बोलते थे भाई ये काम नहीं करेगा, अच्छा नहीं होगा तेरा काम। और जिस काम के लिए कह दिया जी, वो काम कार्यकर्ता सीधे हो जाएगा, फिर वो कार्यकर्ता घर जाके सो जाओ। दोबारा ललित चतुर्वेदी जी से, गोयल साहब से, रघुवीर सिंह कौशल के काम के कहने की वो काम वो करके ही दे। उनका फोन करने का तरीका देखो, ललित चतुर्वेदी के मुकाबले तो मैंने आज तक नेता नहीं देखा। ललित चतुर्वेदी तो काम कराने के लिए भाई फला आदमी का काम है, इसको कर दो और इसकी करके मेरी को एक कॉपी भिजवाओ उसकी काम करके जी। वो खुद को भी मारते थे, फिर अधिकारी उस काम को कैसे टालेगा। वो कभी नहीं कहते थे मैं इस आदमी को भेज रहा हूं और इसका काम कर देना, इस आदमी को भेज रहा हूं इसका काम करके और इसकी एक कॉपी मुझे भिजो। वो थी राजनीति। तो हमें किस प्रकार का व्यक्ति चुनना चाहिए? जो ईमानदार और काम करने वाला चुनना चाहिए अपने व्यक्तिगत चुनाव करना, व्यक्ति का ईमानदार और काम करने वाला, कार्यकर्ताओं का काम हो, कार्यकर्ताओं की सम्मान हो, जनता का भी काम हो जी, ऐसा आदमी चुनना चाहिए। आपके शिवराज जी बड़े बेटे हैं, वो कैसे हैं? सीधा बच्चा है शिवराज, तो शिवराज को राजनीति करने की कोई जरूरत भी नहीं थी जी, कर भी नहीं रहा था। प्रहलाद मेरा छोटा भाई ये राजनीति कर रहा है, परिवार में एक राजनेता है जी, कर रहा है, करने दो, चल रहा है। मैं भी सरपंच पद के बाद में मैंने कोई राजनीति को ज्यादा, बस केवल कोई चुनाव लड़ा, इसे प्रहलाद लड़ा तो उसकी मदद कर दी, या पार्टी का कोई दूसरा लड़ा। प्रहलाद जब राममंडी चुनाव नहीं लड़ता तो हरि कुमार जी का दिया है, और हरि कुमार जी समाज सेवा के पहले में समाज सेवा में प्रथम प्रायोरिटी करता था। हरि कुमार जी जब तक 2 बार चुनाव लड़े राममंडी से जी, रामकिशन जी उनके सामने हमारा गुजर कोई कैंडिडेट नहीं था, तो मैंने हरि कुमार जी का साथ दिया। जो ही रामकिशन जी वर्मा राममंडी आए तो मैंने तुरंत समाज के नाते रामकिशन जी का साथ दिया। और मैं आज दावा से कह सकता हूं इस बात को कि अगर मैं और मेरा परिवार रामकिशन जी के साथ नहीं लगता तो एक बार तो 3800 से जीते हैं जी, और एक बार शायद 4300 या 4400 वोटों से जीते, 2 ही चुनाव मंडी जीते। जबकि मैं मेरे एरिया में, मेरे इस इलाके में 10,000 वोटों को तो इधर उधर करने की पूरी क्षमता ही नहीं रखता था जी, तो मैंने प्रभाव से सारे वोट रामकिशन जी को दिलाए, तो वो दोनों बार वहां से जीत गए, क्योंकि समाज का था, मेरे समाज का नहीं था। तो ये इसलिए मैं समाज में तो कट्टरवादी रखता हूँ। मेरा बाप भी मार रखा होगा ना जी, और वो लड़ रहा है चुनाव, तो मैं उसको वोट दूंगा, चाहे मेरा वार्ड लगेगा तो मैं उसका बाप मार दूंगा, ये बात जी। और वोट तो समाज को दूंगा पहले जी, जी। और उसके बाद पार्टी है ही सही। अगर बीजेपी में हूँ तो जो भी आएगा जिसको दूंगा। तो शिवराज जी आपकी जो व्यवसायिक जो आपकी परंपरा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें भागीदार बन रहे हैं? बढ़िया बढ़िया भागीदार बने, बच्चे पढ़े लिखे ठीक चल रहे हैं, बढ़िया है, भगवान देवनारायण का आशीर्वाद है। उसके जजी भाई साहब रामकिशन जी का देहांत हो गया, कांग्रेस में कोई मुझे नेता नजर नहीं आ रहा था जी, मैंने उसको प्रेरणा दे दी जी, मैंने कहा भाई यार तेरे को राजनीति करनी हो तो कांग्रेस ज्वाइन कर लो, पायलट साहब से मिल लो, अगर आशीर्वाद देना चाहते हैं तो दे देंगे, तो लग जाओ जी। पायलट साहब से बात हुई, पायलट साहब ने भी आशीर्वाद दिया। ये बात कहना पड़ेगा, टिकट मिलना न मिलना एक भाग्य की बात होती है। अच्छी तो आप कांग्रेस पार्टी में तो आज अच्छी पकड़ कराई थी बिल्कुल। और जयपुर तक ये बात जानते हैं कि शिवराज गुंजल पायलट खास है, कोटा जिले में फर्स्ट आदमी है उनका शिवराज जी सर। ये तो मान सम्मान और इज्जत तो दिलाई दिया, आगे टिकट मिलना नहीं मिलना तो अगले बार की मौका तो मिलेगा। जीत भी भाग्य से होती है, राजनीति में भाग्य भी होना चाहिए। आज भी पायलट साहब के साथ ही दिल्ली है। तो हमारे मंच से आप सभी को क्या संदेश देना चाहते हैं?
मैं आपके मन से राजनीतिक संदेश तो ये देना चाहूंगा, चाहे समाज के व्यक्ति भाजपा में रहे, चाहे समाज के व्यक्ति कांग्रेस में रहे, चाहे आप में रहे, मैं किसी भी प्रकार का उनको इस मंच के माध्यम से दबाव नहीं देना चाहता हूं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि पार्टी में रहो, आप में रहो, कांग्रेस में रहो, बीजेपी में रहो, सारा समाज अपने अपने क्षेत्र में जुड़े रहो, काम करो, समाज के विकास के लिए काम करना चाहिए। समाज के विकास के लिए काम करो। पर इस मंच के माध्यम से एक दबाव देना चाहता हूं कि गुर्जर कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया तो फिर बीजेपी को गुर्जरों को कांग्रेस के कैंडिडेट को ही वोट देना है। जी, बीजेपी ने दे दिया गुर्जर कैंडिडेट को और उसके सामने गुर्जर नहीं है तो फिर बीजेपी के ही वोट देना है, सारे कांग्रेस को, आपके हों, कांग्रेस के हों। मैं तो पहला प्रथम धर्म एक समाज के व्यक्ति को ही वोट देना है, क्योंकि वोट और बेटी पे अधिकार पहला समाज का है, समाज का व्यक्ति का है। हमारी पुरानी विचारधारा है, नए में आप कुछ भी बदल लो, नए चोरों में पढ़ाई के लिए कुछ भी कह लो, मैं पुरानी विचारधारा से कहूंगा कि वोट और बेटी पहले समाज की है और उसके बाद समाज का कैंडिडेट नहीं है तो बीजेपी के लोग बीजेपी को दे, कांग्रेस के लोग कांग्रेस को, वो चाहे कोई सी पार्टी। ये संदेश दिया हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से कि समाज में समरसता बनी रहे और समाज के विकास के लिए हम काम करें, समाज के देश के विकास के लिए काम करें, देश के विकास, जिससे हमारा देश का विकास हो और सभी युवाओं को आगे बढ़कर काम करना चाहिए और दूसरे समाजों को कभी भी अन्याय नहीं करना चाहिए, बस समाज को सेवा ही करना चाहिए, क्योंकि गुर्जर समाज सदियों से हर समाज की सेवा करता है, उनकी रक्षा करता है, अपना फर्ज बनता है। हम भी हमारे पुरखों के चलन पे चलें और दूसरे समाजों की रक्षा करें, उनकी सेवा करें, हर दुख सुख में मदद करें और उनके साथ रहें और हमारे साथ उनको रखें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने युवाओं को, सभी को, समाज को प्रेरित किया, बधाई, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, राम राम। स्टूडियो में बधाई। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि हमारी बातचीत आपको पसंद आई होगी। यदि हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले एपिसोड को मिस न करें। आप हमें अपने सुझाव और विचार भी हमें भेज सकते हैं ताकि हमारे नए पॉडकास्ट में हम कंटेंट को बहुत बेहतर बना सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए राम राम साहब। जय जय देव, घर घर देव।